Hello learners, the topic which we are taking in this video is learning. Learning या अधिगम, ये अपने आप में बहुत ही एक विस्मयकारी विषय है। हम कैसे सीखते हैं, अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो हम खुद ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा गूढ़ विषय बन जाता है। लेकिन उस गहराई में उतरने से पहले आइए सीखते हैं कि आखिर ये अधिगम क्या है, इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं। इससे पहले कि हम अधिगम पर आएं, हम अल्बर्ट आइंस्टीन की इस कोट को पढ़ेंगे। वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप डाइंग। आप जैसे ही सीखना छोड़ते हैं आप मरने लगते हैं। ये कोट अपने आप में सीखने की महत्वता को दर्शाती है कि सीखना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और ये सीखना हमारा जीवन पर्यंत चलता है। जन्म से लेके मरने तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लर्निंग इज़ अ की प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर। हमारे मानव व्यवहार में बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है सीखने की, और हमारा पूरा जीवन जो है वो सीखना ही है। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, अगर हम लर्निंग की परिभाषा के बारे में देखें तो एक बहुत ही सरल शब्दों में अगर हम कहेंगे तो एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। ये एक बहुत ही सरलतम परिभाषा है लर्निंग को समझने के लिए। और इस डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं तो इसके 3 पार्ट्स हमको दिखाई पड़ते हैं। पहला कि लर्निंग क्या है, चेंज इन बिहेवियर है। हमारे व्यवहारों में लर्निंग के द्वारा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है, वो परिवर्तन बुरा भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा ही होगा या बुरा ही होगा, बट एक परिवर्तन ज़रूर होगा लर्निंग के फलस्वरूप। दूसरी बात जो आती है कि इट इज़ अ चेंज दैट टेक्स प्लेस थ्रू प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, बट चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ और मैच्योरेशन आर नॉट लर्निंग। ये जो बदलाव हमारे व्यवहारों में आते हैं ये प्रयासों और अनुभवों के आधार पर आते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन जो होते हैं वृद्धि या मैच्योरेशन के उससे भी होते हैं, लेकिन उनको हम अधिगम की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अधिगम की श्रेणी में सिर्फ वही व्यवहारों को रखा जाता है जिन व्यवहारों में परिवर्तन प्रयत्नों और अनुभवों के आधार पर होता है। दिस चेंज इन बिहेवियर मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट एंड इट मस्ट लास्ट अ फेयरली लॉन्ग टाइम। हमारे व्यवहारों में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन स्थायी होना चाहिए और कुछ समय तक हमारे व्यवहारों में दिखाई देना चाहिए। जैसे क्लास में अगर टीचर आता है तो हम ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं, तो ये हम बचपन से इस चीज़ को नहीं जानते थे। अगर हम छोटा बच्चा है, कोई अगर घर में आएगा तो वो बच्चा ना नमस्ते करता है ना वो खड़ा होता है, लेकिन ये उसको सिखाया जाता है। और एक बार जब वो ये चीज़ सीख जाता है तो वो चीज़ उसके व्यवहार का एक स्थायी जो है पार्ट बन जाता है। अब अधिगम का स्वरूप क्या है, नेचर क्या है? लर्निंग इज़ यूनिवर्सल। सीखना सार्वभौमिक है। किसी भी समय, किसी भी स्थान, किसी भी जगह पर अधिगम होता है। लर्निंग इज़ थ्रू एक्सपीरियंस। ये बात अभी हम कर चुके हैं कि अनुभवों के आधार पर ही हम सीखते हैं। लर्निंग इज़ फ्रॉम ऑल साइड्स। हम कहीं से भी सीख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सीखने के लिए एक विशेष जगह या विशेष व्यक्ति के पास ही जाना पड़ेगा। हम अपने हर अनुभव, हर परिस्थिति से सीख सकते हैं। लर्निंग इज़ कंटिन्यूअस। सीखना कभी नहीं रुकता है, ये सतत प्रक्रिया है और हमेशा चलती रहती है। इट रिजल्ट्स इन चेंज इन बिहेवियर। और लर्निंग हम तभी कहते हैं कि अधिगम हो गया जब हमारे व्यवहारों में वो बदलाव परिलक्षित होता है। लर्निंग इज़ एन एडजस्टमेंट।
हम अपने वातावरण के साथ निरंतर सामंजस्य स्थापित करते हैं और ये लर्निंग ही है जो हमें ये सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बनाती है। तो लर्निंग क्या है? एक तरह का सामंजस्य है। इट कम्स अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस, और ये हमारे प्रयासों से हम इस लर्निंग को या कोई भी चीज़ हम प्रयासों के द्वारा ही सीखते हैं। जो लर्निंग की प्रक्रिया है जिसमें हमारा एक गोल होता है और उस गोल को पाने के लिए हम कई सारे प्रयास करते हैं। उसमें से बहुत सारे प्रयास होते हैं जो बाधाओं से टकराकर और सफल नहीं होते, लेकिन कुछ प्रयास होते हैं जो उन बाधाओं को पार करके उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तभी हमारी जो लर्निंग की एक साइकिल है या एक प्रोसेस है कंप्लीट होता है। तो इट कम्स अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि हमने एक ही प्रयास किया और हम सीख गए। लर्निंग इज़ ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज। अभी भी हमने पहले भी बताया था कि लर्निंग जो है वो स्थायी परिवर्तन होता है और लर्निंग से हमारा विकास होता है। लर्निंग इज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। हम किसी ने सीखा है या नहीं सीखा इसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं, हम उसको किसी ना किसी ज़रिए से देख सकते हैं। अगर हम एजुकेशनल टर्म्स में बात करें तो हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स का हम मूल्यांकन करते हैं। जैसे अगर हम नाउन पढ़ा रहे हैं तो हम क्लास में ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन नाउन। बच्चा नाउन की या संज्ञा की परिभाषा दे पाएगा। जब हमने उसे सिखा दिया उसके बाद फिर हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि हम उससे नाउन की परिभाषा पूछेंगे, उसके कुछ उदाहरण पूछेंगे, कुछ उसको वर्कशीट देंगे। तो उसमें वो जो व्यवहार अपना करेगा उन व्यवहारों से हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि उसने सीखा या नहीं सीखा। डायरेक्टली सिर्फ उसको देखकर हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो पढ़ाया, जो कंसेप्ट उसको दिया, वो उसको समझ में आया या नहीं आया। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ लर्निंग। अब टाइप्स ऑफ लर्निंग के भी कई सारे वर्गीकरण हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने लिया है उसमें सबसे पहला है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग इसमें क्या है कि हमारे विभिन्न शारीरिक दक्षताओं से ये संबंधित होता है। इसमें हम शारीरिक दक्षताओं को सीखते हैं, जैसे साइकिल चलाना, डांस करना, स्केटिंग करना। ये सब एग्जाम्पल्स हैं मोटर लर्निंग के। वर्बल लर्निंग, जो हम अपनी भाषाओं को सीखते हैं या शब्दों को सीखते हैं, जिसमें हम स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में कुछ मौखिक एसोसिएशन बनाते हैं, कुछ वर्बल एसोसिएशंस बनाते हैं, उसको हम वर्बल लर्निंग के अंडर रखते हैं। फिर होता है कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग में जो होता है कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू, एक कंसेप्ट क्या होता है, एक कंसेप्ट एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, एक अमूर्त विषय है कंसेप्ट। तो उस कंसेप्ट को सिखाने के लिए बच्चा को हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स के थ्रू बताते हैं ताकि उसको उस कंसेप्ट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में पता चल सके। और इस कंसेप्ट लर्निंग में बच्चे को अपनी जो थिंकिंग की स्किल्स हैं, रीजनिंग है, इंटेलिजेंस हैं, इन सारी स्किल्स की, इन सारी एबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है टू एक्वायर अ कंसेप्ट। तो कंसेप्ट में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू किसी भी कंसेप्ट, जैसे हमें उसे नाउन का कंसेप्ट देना है तो व्हाट इज़ नाउन एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोनाउन। संज्ञा क्या है, वो सर्वनाम से कैसे भिन्न है, एडजेक्टिव से कैसे भिन्न है, तो वो सारी चीज़ें देकर हम उसको एक कंसेप्ट देते हैं। तो उस कंसेप्ट लर्निंग होता है। फिर होता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग ये वो लर्निंग है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अलग अलग स्टिमुलस के प्रति अलग अलग प्रतिक्रियाएं देता है। जैसे अगर हम किसी को देख रहे हैं, क्लास में टीचर ही आया तो हम टीचर के फेशियल एक्सप्रेशन से ही जान जाते हैं कि आज टीचर का मूड कैसा है। अगर वो ऐसा जेस्चर लेकर आए हैं कि गुस्से वाला या कैसा भी, तो हम पहले से ही सतर्क हो जाते हैं कि आज इनका मूड अच्छा नहीं है, तो हो सकता है हमको डांट पड़ जाए। तो वो क्या है कि अलग अलग स्टिमुलस के प्रति हमारी अलग अलग प्रतिक्रिया, यानी हम चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। हम वॉइस की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमें कोई आवाज़ लगाता है
किस टोन में आवाज़ लगाई, उससे हम समझ जाते हैं कि हमको क्यों बुलाया जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में बुलाया जा रहा है यानी हमने कुछ गलती कर ली है। कोई चीज़ देने के लिए कोई बुला रहा है तो उसमें एक एन्जॉयमेंट की भावना होगी, तो हम भी उतने एन्जॉयमेंट से जाएंगे कि क्या है। तो उस तरह से वो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है। फिर होता है लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स। तो लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल से मतलब होता है कि जिसमें हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स को सीखते हैं अपने वर्क को मैनेज करने के लिए। और ये लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स में हम 2 या 2 से ज़्यादा कंसेप्ट के बीच में जो रिलेशनशिप्स होती हैं उसको सीखते हैं। जैसे हम मैथ्स अगर सीख रहे हैं तो मैथ्स में कई सारे कंसेप्ट्स हैं और उसके प्रिंसिपल्स हैं। बॉडमास रूल है तो हमें पता होना चाहिए बॉडमास रूल का मतलब होता है सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे, उसमें कंसेप्ट है, फिर ऑफ का है, डिवीज़न का है। तो यानी उस बॉडमास को समझने के लिए हमको एडिशन का कंसेप्ट आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन का कंसेप्ट आना चाहिए, डिवीज़न का आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का आना चाहिए। तो वो प्रिंसिपल लर्निंग है, हमने एक प्रिंसिपल को सीखा। या हम ड्राइविंग अगर सीख रहे हैं तो खाली ड्राइविंग में ये नहीं है कि कैसे उसको हमने सिर्फ एक्सीलेटर पे पैर रखा और चला दी गाड़ी। उसके लिए हमको पहले गाड़ी के बेसिक्स पता होने चाहिए कि गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होगी, लाइट कहाँ से जलेगी, ब्रेक कहाँ से लगेगा। तो उसकी थियोरेटिकल नॉलेज और उसके बहुत सारे कंसेप्ट्स जो होते हैं उन सब हमें ट्रैफिक रूल्स भी पता होने चाहिए कि अगर ये साइन बोर्ड है तो क्या करना है। तो ये लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये हमारी हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस जो होती है या हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करके किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक हमको पहुंचाता है। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी ना किसी प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। जैसे ही हमारे सामने कोई समस्या आती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है लर्निंग वो काम करने लगती है, जिसमें हम अपनी थिंकिंग का, रीजनिंग का, इमेजिनेशन का, जनरलाइजेशन का यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद होता है एटीट्यूड लर्निंग। अब एटीट्यूड क्या होता है, किसी भी चीज़ के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है। और ये एटीट्यूड्स जो अभिवृत्तियाँ हैं ये हमारे व्यवहार को जो है एक तरह से निर्धारित करती हैं। हमारा किसी चीज़ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है, किसी चीज़ के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है। जैसे बहुत से बच्चे मैथ्स को पसंद नहीं करते क्योंकि उनका उस सब्जेक्ट के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है। कुछ उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, कुछ उनका इस तरह का अनुभव रहा है कि वो उसको पसंद नहीं कर सकते। उसमें वो विषय वस्तु को ढंग से ना पढ़ाया गया हो, टीचर का रोल हो सकता है, कई सारे रीज़न कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उनका जो एटीट्यूड डेवलप हुआ मैथ्स के प्रति नेगेटिव हुआ। वहीं कुछ बच्चे हैं जिनको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है तो वो बच्चे मैथ्स की क्लास में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये हमने अभी जो जाना कि लर्निंग क्या है, लर्निंग के नेचर क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग, इस वीडियो में अभी तक हमने ये जाना है। और मैं आशा करती हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। अब लर्निंग को बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। अब वो फैक्टर्स क्या हैं, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं सीखता, सभी बच्चों का एक साथ सीखने की गति नहीं होती है। तो उसमें पहला जो रीज़न है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ अलग हैं, उसकी साइकोमोटर एबिलिटीज़ अलग हैं। तो हर व्यक्ति जो है एक दूसरे से अलग है, उसका इंटेलिजेंस, उसकी सोचने की क्षमताएं, तो उसका इफ़ेक्ट उसकी लर्निंग पर आता है। पूर्व अनुभव या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, जितना ज़्यादा किसी भी टॉपिक का हमारे पास पूर्व ज्ञान होता है उतनी जल्दी हम उस कंटेंट को, उस टॉपिक को समझ पाते हैं। और अगर किसी टॉपिक का पूर्व ज्ञान हमारे पास नहीं है तो हमें उसे समझने में थोड़ा मेहनत लगती है। तो ये भी एक कला होती है जो टीचर के पास कि कैसे वो नए ज्ञान को बच्चे के पास जो पूर्व ज्ञान है उससे जोड़कर उसको सिखाए ताकि वो चीज़ों को अच्छे से सीख पाए। मोटिवेशन, जैसा हम सभी जानते हैं कि हम एक घोड़े को कुएं तक ले जा सकते हैं लेकिन पानी वो तभी पिएगा जब उसको प्यास लगेगी। तो मोटिवेशन, हम आपको क्लास तक ले आएंगे
कि ठीक है, हमने टाइम टेबल डिस्प्ले कर दिया, हमने डिसिप्लिनरी रूल्स बना दिए, अगर आप क्लास बंक करते हुए दिखेंगे हम आपको आपके खिलाफ़ कोई एक्शन ले लेंगे। हम आपको क्लास में बिठा सकते हैं, लेकिन हम ये एश्योर नहीं कर सकते कि आप क्लास में बैठ के पढ़ ही रहे हैं। तब कब तक? जब तक आपके पास मोटिवेशन नहीं हो। अब वो मोटिवेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल ये हो सकता है कि आप क्लास में 45 मिनट बैठे तो हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप क्लास में नहीं बैठोगे तो आपके पास आपके कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा। तो वो एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। लर्निंग के कंसेप्ट में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है इंटरनल मोटिवेशन, वो मोटिवेशन जो हमारे अंदर से आता है। तो मोटिवेशन भी एक फैक्टर है जो अलग अलग व्यक्तियों के लर्निंग में इफ़ेक्ट डालता है। उसके बाद प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स ऑफ लर्नर। आपने देखा होगा, दो बच्चे अगर सीख रहे हैं या क्लास में टीचर पढ़ा रहा है या कुछ भी, तो वो नोट्स बनाते हैं। कुछ बच्चे बहुत सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स बनाते हैं, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स बच्चे के पास होती है, उतना जल्दी वो सीखता है, उतना इफ़ेक्टिवली वो सीखता है। जैसे आप घर में अलमीरा होती हैं, आप उसमें सामान एक बच्चे ने सारा सामान ऐसे ही रख दिया, एक बच्चे ने अलग अलग करके रखा कि यहाँ मेरी शर्ट्स हैं, यहाँ मेरे ट्राउज़र्स हैं, यहाँ पे मेरी टाइज़ हैं, तो तुरंत उसको पता रहेगा कि मुझे कहाँ से क्या चीज़ निकालनी है। तो वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स को यूज़ कर रहा है। वहीं दूसरी जगह जहाँ पर अलमारी में सब कुछ बस भरा हुआ है और एट द 11th आवर ब्लू टाई चाहिए, तो ब्लू टाई निकालने के लिए भी आपको पूरी अलमीरा नीचे निकल आएगी और फिर आपको उसको करना पड़ेगा। तो वही लर्निंग को इफ़ेक्ट करती है हमारी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। यानी किसी टॉपिक को हम सीख रहे हैं तो पहले हम प्लान करें कि इस टॉपिक की हम एनालिसिस करें कि इसको किस किस सब हेड में हम डिवाइड करके सीखेंगे। उसके बाद रेडीनेस टू लर्न, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकते जब तक वो तैयार नहीं हो। तो पहले हमें जिसको भी हम सिखा रहे हैं, हमें उसको तैयार करना पड़ेगा कि हम तुम्हें सीखना है, और जब तक वो तैयार नहीं होगा अंदर से सीखने के लिए, तब तक हम कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैथ्स में कुछ ऐसे अनुभव रहे कि वो मैथ्स की क्लास में जाने से कतराते रहे, या नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लिया, या फला में इंटरेस्ट नहीं है। तो हमें ये सब चीज़ें टीचर के पास ये आर्ट होनी चाहिए कि जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें बच्चे के इंटरेस्ट या एटीट्यूड्स को होल्ड कर सके, तो लर्निंग जो है इफ़ेक्टिव हो पाए। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। थैंक यू। और मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।